Hello everyone, in this video I'll be talking about research in general, the difference between qualitative and quantitative research, the steps required in research, and then we'll go on to understand the different approaches in these two research. Now we've already discussed that research basically is done to gain knowledge, to update the existing knowledge, to understand different phenomena. And in social work it's even more important to do research because we're working with human beings. So in order to understand how human beings react and how they feel, how they behave, it's even more important to do research in social work. Now coming to the differences between qualitative and quantitative research basically the kind of data that is collected in qualitative research is subjective in nature. मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है. सो सब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में. लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और या फिर किसी फिनोमिना के बारे में हम सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. वेयर एज ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फिनोमिना बाय गैदरिंग क्वांटिफाइबल डेटा. जब हम ऐसा डेटा कलेक्ट करें जिसको हम क्वांटिफाई कर सकें, जैसे उसको हम नंबर्स में बता सकें, उसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं. जिसको इस तरीके के डेटा को हम स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, कॉम्पिटिशनल टेक्निक्स के द्वारा कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं. दिस डेटा इज़ ऑब्जेक्टिव इन नेचर. इसमें कोई रिसर्चर की फीलिंग्स या बायसेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं. बहुत ऑब्जेक्टिवली डेटा कलेक्ट होता है. एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च आर सर्वे रिसर्च, जिसमें क्रॉस सेक्शनल सर्वे और लॉन्गिट्यूडनल सर्वे आता है, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं. सो फिलहाल अभी हमें समझने की ये ज़रूरत है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में. सबसे पहली चीज़ है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में सिंगल रियलिटी को हम स्टडी करते हैं, वेयर एज क्वालिटेटिव रिसर्च में हम मल्टीपल रियलिटीज़ को स्टडी करते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च में रियलिटी को हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी करते हैं, वेयर एज क्वालिटेटिव में हम सब्जेक्टिवली स्टडी करते हैं. रियलिटी हम मानते हैं कि रियलिटी इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड, इसीलिए उसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है. क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो रियलिटी हम स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री. उसमें हम कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करने की कोशिश नहीं करते हैं. वेयर इज़ इन क्वालिटेटिव रिसर्च रियलिटी इज़ कॉन्टेक्स्ट इंटर रिलेटेड. जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं हमें ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी रियलिटी को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्टेक्स्ट चेंज होते ही रियलिटी चेंज हो जाती है. तो क्वालिटेटिव रिसर्च में इस बात पे जोर दिया जाता है कि कॉन्टेक्स्ट को भी समझा जाए. नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च जो है थ्योरी बिल्डअप करती है, वो थ्योरी बनाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में. वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें थ्योरी को टेस्ट किया जाता है. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप थ्योरी से स्टार्ट करेंगे अपनी रिसर्च करना, और आप फिर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि जो थ्योरी के बेसिस पे आप पहले एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, और उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करेंगे कि वो ट्रू है या नल हाइपोथेसिस है. वेयर एज क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि आप पहले डेटा कलेक्ट करते हैं और आप इनफ डेटा कलेक्ट करते हैं जिससे कि थ्योरी बिल्डअप हो सके. नाउ qualitative research is very process oriented, whereas quantitative research is outcome oriented. तो qualitative research में process पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. क्वालिटेटिव रिसर्च में कंट्रोल अनइम्पॉर्टेंट है, वेयर इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च में कंट्रोल इंपॉर्टेंट है. कंट्रोल कैसे इंपॉर्टेंट है ये हम पढ़ेंगे जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे. और क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत रिच डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें किसी भी फिनोमिना का, या जो भी हमारा एरिया ऑफ स्टडी है. वेयर एज क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स. हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में वेरिएबल्स पे काम करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. मैं इसका मटेरियल ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ. आई होप यू हैव रेड दैट. नाउ इन क्वांटिटेटिव रिसर्च द बेसिक पर्पस इज़ जनरलाइजेशन, कि हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे हम जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ़ दिस इज़ ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन तो ये ओवरऑल ऐसी पॉपुलेशन के लिए ट्रू होगा. लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारा एम जो है जनरलाइजेशन नहीं होता है. अनदर इशू इज़ कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ जब हम सैम्पलिंग वाला वीडियो कर रहे थे
कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैम्पल बहुत बड़े होते हैं, वेयरएज क्वालिटेटिव रिसर्च में सैम्पल्स बहुत बड़े नहीं होते. एक अनदर रीज़न फॉर बिग सैम्पल्स इन क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ कि हमें जनरलाइजेशन करनी है, और हम जनरलाइजेशन किसी बारे में तभी कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा सैम्पल्स को, बहुत ज़्यादा लोगों को हम स्टडी करें. फॉर एग्जांपल कोरोना के बारे में हमने कोई स्टडी करनी है कि कोरोना के कैसे सिम्टम्स हैं. ठीक है, तो बहुत सारे सिम्टम्स समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम जो है बहुत लोगों को हमें स्टडी करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि उसके कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं. देन ओनली वी कैन जनरलाइज कि कोरोना अगर आपको होता है तो आपके ये सिम्टम्स आ सकते हैं. ठीक है, सिर्फ 10 लोगों को स्टडी करके वी कैन नॉट से. आपने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में कोरोना की डिस्कशन हुई थी तो जो बेसिक सिम्टम्स सामने आए थे, दोज वर ड्राई कॉफ, रनी नोज एंड फीवर, राइट. बट स्लोली धीरे धीरे जब ज़्यादा सैम्पल को स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि हेडेक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स, बॉडी एक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स, पीपल लूज द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट बर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं उनके. सो दीज वर ऑल्सो द सिम्टम्स दैट केम अप व्हेन इवन बिगर सैम्पल वॉज स्टडीड. सो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जनरलाइजेशंस के लिए सैम्पल साइज़ का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, वेयरएज क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारा एम जनरलाइजेशन नहीं है, इसलिए हम हमारा सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है. Now coming to the steps in quantitative research and in qualitative research. Quantitative research के जो हम steps देखते हैं, मैं क्विकली इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट फॉर यू टू हैव अ समरी ऑफ द थिंग्स, और फिर मैं आपको अपने मेन टॉपिक पे आज के लेके आऊँ. सो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो स्टेप्स हैं दैट इज़ अ वेरी लीनियर प्रोसेस. लीनियर प्रोसेस कैसे है कि सबसे पहले विल डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चंस को, विल डू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर. हम देखेंगे कि जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, हमने जो रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन किया है उस अराउंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर क्या है, उस अराउंड किस किस तरीके की रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, उस रिसर्च का क्या फाइंडिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं. देन वी कम अप विद द गैप इन द एग्जिस्टिंग रिसर्च, जिसके बेसिस पे हमने अपनी रिसर्च, हमने अपना हाइपोथेसिस बनाया. वी फॉर्मुलेट आवर हाइपोथेसिस और रिफाइन आवर क्वेश्चंस. हम अपना हाइपोथेसिस उस रिसर्च के ऊपर बताते हैं. रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं. सो वी रीड अप अबाउट द थ्योरीज दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, द ऑलरेडी रिसर्च दैट इज एग्जिस्टिंग इन दैट एरिया, एंड देन वी फॉर्मुलेट आवर हाइपोथेसिस. फिर हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस बनाते हैं. मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या होती हैं, कि मैंने अपने रिसर्च के लिए आपको बताया था कि जैसे मैं पार्टनर अब्यूज स्टडी कर रही हूँ तो मैं उसमें बताऊंगी कि व्हाट डू आई मीन बाय पार्टनर. फॉर दिस पर्टिकुलर रिसर्च मैं पार्टनर को कैसे देख रही हूँ, व्हाट मेरे लिए इस रिसर्च के लिए पार्टनर क्या है, अब्यूज़ क्या है. तो दूज आर कॉल्ड ऑपरेशनल रिसर्च, क्योंकि अब्यूज़ की डेफिनेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अलग दी गई हो सकती है, फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में अलग दी गई हो. किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अब्यूज़ की डेफिनेशन दी है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ और दी है. तो मैं अपनी पर्टिकुलर रिसर्च के लिए कौन सी डेफिनेशन चुन रही हूँ, इफ़ आई एम मिक्सिंग अप टू डेफिनेशंस, तो मैं उनको कैसे मिक्सअप कर रही हूँ. तो ये ऑपरेशनल डेफिनेशंस कहलाती हैं. देन आफ्टर मेकिंग द ऑपरेशनल डेफिनेशंस वी गो ऑन टू सिलेक्टिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा, कि हमने डेटा कलेक्ट कैसे करना है, वो इंस्ट्रूमेंट हम चूज़ करते हैं. देन वी गो ऑन टू ऑब्टेन एथिकल अप्रूवल. मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम एथिक्स कमेटी का अप्रूवल लेते हैं. एथिक्स कमेटी में डिफरेंट फील्ड से लोग होते हैं. मिनिमम एथिक्स कमेटी में मेंबर 8 हो सकते हैं. फॉर एनी काइंड ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च जिसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हों, उसमें आपको एथिकल कमेटी की अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती है. और वो इसलिए होता है, जैसे मैंने आपको टस्की की स्टडी का एग्जांपल दिया था कि कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के साथ, इसलिए आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती है. हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक इंटरनल अप्रूवल बॉडी भी होती है. अगर आप यूनिवर्सिटी बेसिस पे रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप बाहर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको अपनी रिसर्च स्टडी का एग्जांपल दिया था प्रिजनर्स के साथ जो मैंने की, तो उसमें हमने एथिक्स कमेटी का अप्रूवल लिया था, जिसमें एक मेंबर था फ्रॉम हु वाज रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सिटी एंड ऑल अदर मेंबर्स वर रिलेटेड टू दैट एरिया. जैसे हमारी जो एथिक्स कमेटी ग्रुप था उसमें एक सोशल वर्कर इन्वॉल्व था, एक लॉयर इन्वॉल्व था,
एक साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व था, एक साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व था, सो लाइक दैट। तो एथिक्स तो उसमें ये होता है कि उसका एक पर्टिकुलर अगर 8 लोगों का मिनिमम एथिक्स कमेटी है तो उनके एक कोरम डिसाइड होता है कि 8 में से मिनिमम इतने लोग आपको अप्रूवल देंगे, देन ओनली योर स्टडी विल बी कंसिडर्ड एज अप्रूव्ड। कि वो जो बायो मेडिकल एथिक्स हैं उनके हिसाब से आपने स्टडी को डिज़ाइन किया है, जो कॉन्सेंट प्रोसेस है वो आपने एथिक्स के हिसाब से रखा है। इंडिया में जो आजकल आप देख रहे होंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, आप रिपीटेडली देख रहे होंगे टीवी पे कि ICMR की गाइडलाइंस आ रही हैं, वो क्या कह रहे हैं कोरोना को लेकर। तो ICMR इज़ द बॉडी विच गिव्स बायोमेडिकल रिसर्च के लिए अप्रूवल। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर रिसर्च करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी बॉडी से अप्रूवल लेना होता है। ICMR इज़ फॉर व्हेन रिसर्च स्टडीज़ आर डन ऑन अ बिगर स्केल। सो अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बहुत लार्ज स्केल स्टडीज़ की जाएँ ऑन कोरोना, देन दिल हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द ICMR एथिकल बॉडीज़। नाउ कमिंग टू आफ्टर टेकिंग द एथिकल अप्रूवल, यू गो एंड कलेक्ट द डेटा। आपका डेटा कलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। देन आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा यू एनालाइज द डेटा, यू इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स, यू कीप रेफरिंग टू द लिटरेचर अगेन एंड अगेन जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, एंड देन यू ड्रॉ कंक्लूशंस और यू डिटरमाइन द इम्प्लीकेशन। सो ये एक लीनियर प्रोसेस है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, रिसर्च प्रॉब्लम को हमने डिफाइन किया, हमने रिव्यू किया लिटरेचर का, फिर अपना लिटरेचर के बेसिस पे आपने अपना हाइपोथेसिस बनाया, आपने ऑपरेशनल डेफिनेशंस बताई जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाया। फॉर सपोज मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो अब्यूज़ का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो आई एम सेइंग रिटायरमेंट इज़ लीडिंग टू rise in abuse among women or whatever. So now मैंने ये अपना हाइपोथेसिस बनाया कि रिटायरमेंट की वजह से अब्यूज़ बढ़ रहा है इन अमंग विमेन। नाउ मेरी ऑपरेशनल डेफिनेशंस होंगी कि मैं रिटायरमेंट को कैसे डिफाइन कर रही हूँ, मैं अब्यूज़ को कैसे डिफाइन कर रही हूँ, मैं कौन कौन सी विमेन को इसमें स्टडी करूँगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ आफ्टर दैट मैं अपना इंस्ट्रूमेंट कि मुझे डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कि मैं कहूँ मुझे जो है सर्वे करना है या मुझे जिस भी तरीके से आपको डेटा कलेक्ट करना है, दैट यू विल डिफाइन, ठीक है। फिर मैं एथिक्स कमेटी का अप्रूवल लूँगी, डेटा कलेक्ट करूँगी, उस डेटा को एनालाइज करूँगी, उसको इंटरप्रेट करूँगी और उसके बेसिस पे मैं ये बताऊँगी कि मेरा हाइपोथेसिस करेक्ट था या इनकरेक्ट था, नल हाइपोथेसिस था, जो भी है, जो भी फाइंडिंग्स निकली वो कंक्लूजन बताया जाएगा। सो इट्स अ लीनियर प्रोसेस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। नाउ कमिंग टू क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च में द प्रोसेस इज साइक्लिकल। हाउ इज इट साइक्लिकल? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिलेक्ट अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि आप कोई जिस कॉन्टेक्स्ट पे रिसर्च करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करते हैं। फिर आप बताते हैं, यू एक्सप्लिकेट रिसर्चर्स बिलीव्स, जिसको हम ब्रैकेटिंग भी कहते हैं। देखिए ब्रैकेटिंग होता है जब आप अपने जो रिसर्चर्स के जो बायसेस हैं, मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ मोर सब्जेक्टिव इन नेचर, तो आपके कोई भी बायसेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर अब्यूज़ की बात कर रही हूँ तो मैं इस तरीके से बायस्ड हो सकती हूँ कि मुझे लगता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट अब्यूज़, मोर विक्टिम्स आर विमेन एंड मोर अब्यूजर्स आर मेल, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मेरा कोई भी बायस हो सकता है कि मेन आर जनरली अब्यूजिव इन नेचर, कुछ भी, और इफ़ आई हैव सीन अब्यूज़ इन माई लाइफ तो मेरा उससे कोई बायस निकल के आ सकता है। सो एज अ रिसर्चर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि मैं जब रिसर्च करूँ क्वालिटेटिव तो मैं पहले बताऊँ कि मैं किस बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं अब्यूज़ को किस नज़रिए से देखती हूँ, मैं किस फ़िलासफ़ी में बिलीव करती हूँ। दैट इज़ कॉल्ड ब्रैकेटिंग, कि जब आप अपने बायसेस को या अपने बिलीव्स को पूरी तरीके से डिफ़ाइन करके बताएं कि रिसर्च करने से पहले कि मैं इस बैकग्राउंड से आती हूँ तो मेरी इस अब्यूज़ के बारे में समझ ये हो सकती है, बट व्हेन आई एम डूइंग रिसर्च आई एम ट्राइंग नॉट टू ब्रिंग इन माई बायसेस इनटू द रिसर्च। सो सबसे पहले आपने सिलेक्ट किया सोशल कॉन्टेक्स्ट या रिसर्च प्रॉब्लम जिसको भी आप स्टडी करना चाहते हैं, आपने एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन किया या जिसको हम ब्रैकेटिंग कहते हैं, आपके बिलीव्स को या अपने बायसेस को। फिर आपने एथिक्स कमेटी की अप्रूवल ली, उसके बाद आपने पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया कि आप किन लोगों से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, कि मैं इन डेप्थ इंटरव्यू करना चाहती हूँ, मैं फोकस ग्रुप डिस्कशन करना चाहती हूँ, जो भी। देन यू कलेक्टेड द डेटा। उसके बाद आपने डेटा को एनालाइज किया,
आपने कॉन्सेप्ट्स को फॉर्मेशन, जो भी कॉन्सेप्ट्स उसमें से निकल के आ रहे हैं, आपने उनको डिफ़ाइन किया। उसके बाद आप वापस लिटरेचर, जब आप एनालाइज करते हैं डेटा को, यू गो बैक एंड फोर्थ टू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, उस एरिया में जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर होते हैं। उसका पर्पज़ क्या होता है कि आप ये बताते हैं कि आपकी रिसर्च से जो चीज़ निकल के आ रही है, ऑलरेडी किसी और रिसर्च से वो चीज़ निकल के आई है, या कितनी और रिसर्चर्स ने ऑलरेडी उसके बारे में बात की है, या अगर आपकी रिसर्च में कुछ नया निकल के आ रहा है, देन यू ऑल्सो टॉक अबाउट दैट कि एग्जिस्टिंग रिसर्च ये चीज़ नहीं बता रही है, बट मेरी रिसर्च में ये चीज़ भी निकल के आई। सो आपने देखा होगा कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में वी स्टार्ट विद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, बट इन क्वालिटेटिव रिसर्च इट्स अ बैक एंड फोर्थ थिंग कि आप रिसर्च पहले भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, और बाद में भी व्हेन यू आर एनालाइजिंग योर ओन डेटा, यू गो बैक एंड फोर्थ, you review the existing literature again and see how the findings of your research are in sync with the existing findings in that particular area, या फिर किस तरीके से different है आपकी research की findings, और finally फिर आप अपनी final report लिखते हैं. So in quantitative research the steps are linear in nature, and in qualitative research is more cyclical in nature. Now coming to कुछ एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं मैं आपको और बता देती हूँ. एक तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लिटरेचर रिव्यू को डिले क्यों करते हैं. कि एक पहली चीज़ ये होती है कि टू अवॉइड लीडिंग द पार्टिसिपेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड. कि जैसे मैंने पढ़ लिया कि अब्यूज़ बहुत तरीके का होता है. इट कैन बी फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़. एंड व्हेन आई गो टू कलेक्ट द डेटा और मैं अपने पार्टिसिपेंट से उसके बारे में पूछती हूँ, द फाइंडिंग दैट आई कम अप विथ, या लोग मुझे जो बताते हैं मेरे रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, कि दे आर डिफाइनिंग अब्यूज़ एज ऑफ टू काइंड्स. दे से कि अब्यूज़ दो तरीके का होता है, फिजिकल अब्यूज़ या mental abuse. Now I have to understand abuse from their perspective. मैं उनको अपनी जो ऑलरेडी मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर चुकी हूँ उसके बेसिस पे उनको ये नहीं कहूँगी अरे why are you defining abuse as two types? Abuse is of various types. You know, literature says abuse is इस तरीके का हो सकता है. No, I'm not going to do that. So that is the reason why रिव्यू ऑफ लिटरेचर को थोड़ा डिले किया जाता है इन क्वालिटेटिव रिसर्च, सो दैट आप लीड ना करें पार्टिसिपेंट्स को इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन. एंड सेकेंड इज़ जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब आप एनालाइज करते हैं अपना डेटा तो आप बताते हैं कि जैसे मैंने ये एक एग्जांपल दिया कि मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ये समझा कि अब्यूज़ बहुत तरीके का होता है, बट मेरी रिसर्च स्टडी में ये निकल कर आया कि लोग जब अब्यूज़ को डिफाइन करते हैं एज ले पीपल, दे से अब्यूज़ दो ही तरीके का होता है, फिजिकल एंड मेंटल. और उस मेंटल अब्यूज़ के अंदर ही वो इमोशनल अब्यूज़ को भी लेके आते हैं, फाइनेंशियल अब्यूज़ को भी लेके आते हैं. तो मेरी रिसर्च स्टडी ये कहती है. तो मैं ये बताऊँगी कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फाइंडिंग्स हैं उससे मेरी फाइंडिंग्स किस तरीके से अलग हैं या कौन सी फाइंडिंग्स सिमिलर है. दूसरी चीज़ मैंने आपको इसमें बताई ब्रैकेटिंग के बारे में कि आप अपने जो पर्सनल बायसेस हैं, अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, उसको आप यू सेट देम असाइड. और जो रिसर्चर है वो एक डायरी रखता है ऑफ हिज और हर ओन पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट द टॉपिक. एंड इसका पर्पज़ ये है कि द रिसर्चर इज़ मेड अवेयर व्हेन इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा रिफ्लेक्ट्स पर्सनल बिलीव्स रादर देन दोज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. तो आपको इसलिए भी ब्रैकेटिंग करने की ज़रूरत है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ कि पीपल बीइंग स्टडीड आर व्यूड एज पार्टिसिपेंट्स और इन्फॉर्मेंट्स एंड नॉट एज सब्जेक्ट्स. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम पार्टिसिपेंट्स कहते हैं या इन्फॉर्मेंट्स कहते हैं, सब्जेक्ट्स या रिस्पॉन्डेंट्स नहीं कहते हैं. क्वांटिटेटिव स्टडी में आप उनको सब्जेक्ट्स या रिस्पॉन्डेंट्स कह सकते हैं. Right now this was another thing. Coming to data collection जो है, it's in qualitative research is more informant driven, it's not theory driven. Data is collected in the natural world where people live and experience life. So qualitative research में process is cyclical. And you collect data till the point there is saturation. Now, saturation is another important concept that you have to understand. Saturation means, नॉर्मल भाषा में saturation का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं कि अब saturation आ गया, जैसे ह्यूमिडिटी की हम जब बात करते हैं कि अब saturation आ गया, इससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ नहीं सकती, तो क्या होगा? बारिश होगी,
राइट. सो सैचुरेशन का मतलब वही है कि जब आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में इट मीन्स कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि सिमिलर काइंड ऑफ डेटा आपके पास रिपीटेडली आ रहा है. So that is the point when you have to stop collecting further data. So that is called saturation. Now coming to the next, the different types of research. So let's first begin with quantitative research. What are the different types? So in quantitative research, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि quantifiable data हम collect करते हैं. तो उसमें जो वेरियस टाइप्स हैं, सबसे पहली है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली डिस्क्राइब्स, as the name itself is explaining, it describes what exists and may help to uncover the new facts and meanings. The purpose of this type of research is to observe, describe, document aspects of a situation as it naturally occurs. कि कोई भी सिचुएशन या एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन जो आप स्टडी कर रहे हैं वो नेचुरली कैसे एग्जिस्ट करती है उसको ऑब्जर्व करना, उसको डिस्क्राइब करना और डॉक्यूमेंट करना. दैट्स द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. नाम से समझ में आ रहा है, डिस्क्राइब करना. This involves collection of data that will provide an account or description of individuals, groups, or situations. Instrument that we use to obtain data in such studies include questionnaires. तो आप questionnaires use करते हैं as tool of data collection. Interviews आप करते हैं which have closed ended questions. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ closed ended questions क्या होते हैं, जिसमें further questioning की गुंजाइश नहीं होती, yes no में आंसर होता है. And then there are observations, जो checklist आप use करते हैं, that. So there is no experimental manipulation or no random selection to groups as there is in experimental research. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक सिंपल सी रिसर्च है जिसमें आप किसी भी सिचुएशन को, ग्रुप को या लोगों को, इंडिविजुअल्स को आप स्टडी कर रहे हैं, उनको वो नेचुरली कैसे अकर करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उसको आप डिस्क्राइब करते हैं. इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन वाली चीज़ नहीं होती. नाउ कमिंग टू also the characteristics of individuals, groups, इसमें example है such as nurses या patients and families may be the focus of descriptive research. It can provide a knowledge base which can act as a springboard for other types of quantitative research methods. तो ये आपको basic type of research है जो further quantitative research करने के लिए material दे सकती है. So first one was descriptive research. The second one is correlational research. Correlational क्या होता है? Correlation मतलब आपस में correlation देखने के लिए कि this research aims to systematically investigate and explain the nature of relationship between variables in the real world. कि अगर दो variables हम study कर रहे हैं उनका आपस में रिलेशन कैसा है, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए आप कोरिलेशनल रिसर्च करते हैं. कोरिलेशनल स्टडीज़ गो बियॉन्ड सिंपली डिस्क्राइबिंग what exists and are concerned with systematically investigating relationship between two or more variables of interest. तो ये सिंपली डिस्क्राइब नहीं करती what exists जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करती है, ये स्टडी करती हैं कोरिलेशन को भी बिटवीन वेरिएबल्स. अब वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ. आई होप आपने वो पढ़ा हो कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका बॉडी वेट बढ़ता है. तो एज हैज़ अ कनेक्शन विद द बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन. देर इज़, आई एम अज्यूमिंग दैट देर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन द टू थिंग्स. दिस इज़ अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग. कुछ और भी आप एग्जाम्पल्स इसमें दे सकते हैं. सो इनका कोरिलेशन स्टडी करने के लिए दीज टू वेरिएबल्स का कि एज और वेट में क्या कोरिलेशन है, इस टाइप का रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए जो रिसर्च होती है उस दैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशनल रिसर्च. So these studies only they attempt to understand the nature of relationship that exists, but they do not examine causality, that is whether one variable causes the another. कि एक वेरिएबल दूसरे को लीड कर रहा है या नहीं, वो चीज़ वो स्टडी नहीं करती है, सिर्फ आपस में कोरिलेशन देखने की कोशिश करती हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च विच इज़ before that, if I have to give you another example of this type of research, I would correlational research में ना कि if I say I'm studying two variables, say marriage and cancer, and I say कि the people who are married are less likely to have cancer. Okay,
सो मैं ये दो वेरिएबल स्टडी कर रही हूँ कि जो लोग शादीशुदा हैं दे आर लेस लाइकली टू हैव cancer, but I'm not studying if marriage can lead to cancer. So I'm not studying the cause and effect in this case. I'm just studying the relationship between two variables. So that is correlational. And when I start studying the cause and effect between variables, like which variable is the cause of the other variable, that becomes a causal. So next type of research is causal comparative or quasi-experimental भी हम जिसको कहते हैं. Quasi-experimental research, it attempts to establish cause and effect relationship among variables. These types of research are very similar to two experiments, but with some key differences. An independent variable is identified but not manipulated by the experimenter, and the effects of independent variable on the dependent variable is measured. It's not the same as true experimental research because quasi-experimental research studies lack one or both of the essential properties of randomization and a control group. The researcher does not randomly assign groups and must use ones that are naturally formed or pre-existing groups. The main drawback with quasi-experimental research is that compared to experimental research, it has a weakness in that it's not possible to deliver cause and effect results. In other words, we cannot infer from quasi-experimental research that, for example, doing one thing causes a particular phenomena. नाउ क्वासी एक्सपेरिमेंटल में क्या है कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करते हैं वेदर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लीडिंग टू द डिपेंडेंट सम चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल और नॉट, और वो क्या चेंजेस हैं, दोज चेंजेस आर मेजर्ड. तो कॉजल रिलेशनशिप आप उसमें स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कॉजल कंपैरेटिव और अ क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. नाउ अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च. It's also called true experimentation. Basically, it uses the scientific method to establish the cause-effect relationship among a group of variables that make up a study. The true experiment is often thought of as a laboratory study, but this is not always the case. A laboratory setting has nothing to do with it. A true experiment is any study where an effort is made to identify and impose control over all other variables except one. An independent variable is manipulated to determine the effects on the dependent variables. Subjects are randomly assigned to experimental treatments rather than identified in natural occurring groups. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसे अभी कोरोना पे बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होंगी कि कोई भी जो भी वो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं उसको देखने के लिए, तो उसमें देयर विल बी टू ग्रुप्स, वन विल बी अ कंट्रोल्ड ग्रुप एंड वन विल बी अ ग्रुप जिसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा. सो कंट्रोल्ड ग्रुप के अंदर आपको जो दो जैसे वैक्सीन्स देखने हैं कि उसका असर क्या हो रहा है, तो ऐसे लोगों को लिया जाता है जो आपने अभी पढ़ा होगा कि वैक्सीन्स किस तरीके से देखते हैं कि उनकी एफिकेसी क्या है, वो कितने कारगर होंगे. तो उसके लिए क्या करते हैं लोगों को, अभी पीछे आपने देखा होगा कि यूएस में वैक्सीन ट्रायल शुरू हुआ है, तो उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है जस्ट टू सी कि जो कंट्रोल्ड ग्रुप है जिसको ये दिया गया है कि क्या वैक्सीन का इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उनको में इन दैट केस उनको वैक्सीन दिया गया है टू सी कि उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उनकी बॉडी में, वेदर द बॉडी इज़ एबल टू बिल्ड अप एन इम्यून सिस्टम अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस और नॉट. सिमिलरली जो अनकंट्रोल्ड ग्रुप है उसमें क्या है, सिर्फ प्लेसिबो देखते हैं कि उसमें उनकी बॉडी में कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है. तो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है कि उनमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, उनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है. सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसको हम लेबॉरेटरी रिसर्च भी कहते हैं. कमिंग टू द क्वालिटेटिव रिसर्चेस, द फर्स्ट वन इज़ नैरेटिव रिसर्च. नाम से समझ में आ रहा है जिसमें नैरेटिव हो. नैरेटिव मतलब कोई स्टोरी फॉर्म में चीज़ हो, किसी की लाइफ स्टोरी हो, दैट इज़ कॉल्ड नैरेटिव रिसर्च. सो नैरेटिव रिसर्च इज़ अ डिज़ाइन ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज़ इन विच रिसर्चर्स स्टडीज द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आस्क वन और मोर इंडिविजुअल्स टू प्रोवाइड स्टोरीज अबाउट देयर लाइव्स. This information then is retold or restored in the form of narrative chronology. This is narrative research. Now coming to the next type, which is phenomenological research. Phenomenological research में क्या होता है, आप किसी फिनोमिना को स्टडी करते हैं या किसी लिव्ड एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं. जैसे कि मैं अपनी रिसर्च का एग्जांपल देती हूँ, पार्टनर अब्यूज़ इन लेटर लाइफ. तो उसमें अगर मैं फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से वो रिसर्च स्टडी करती हूँ एंड इफ आई एम स्टडिंग द फिनोमिना कॉल्ड पार्टनर अब्यूज़, तो आई विल बी स्टडिंग दोज वीमेन हु हैव अंडरगॉन
partner abuse, that means they have a lived experience of partner abuse. तो मैं उन औरतों को study करूँगी. So phenomenological research is a design of inquiry coming from philosophy and psychology in which the researcher describes the lived experiences, this is the most important thing, lived experiences of individuals about a phenomena as described by participants. कि उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस क्या हैं. जैसे कि अगर मुझे गेज और लेस्बियंस पे कोई स्टडी करनी है तो उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए मैं वो स्टडी करूँ, दैट इज़ कॉल्ड अ फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च. तो मुझे हैव टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना कॉल्ड बाइसेक्सुअलिटी. तो मैं ऐसे लोगों को participants बनाऊंगी who are bisexual, who are undergoing, who are living, who have the experience of bisexuality. Now this description culminates in the essence of experiences of several individuals who all have experienced the phenomena, and this design has strong philosophical underpinnings and typically involves conducting interviews. तो आप कैसे phenomenological research में usually आप interviews करेंगे in depth, तभी आप understand कर सकते हैं कि what are the lived experiences of people. Next is grounded theory. Grounded theory is a design of inquiry from sociology in which the researcher derives a general abstract theory of a process, action or interaction grounded in the views of participants. This process involves using multiple stages of data collection. सबसे important चीज़ grounded theory में समझने की ये है कि इसमें multiple stages of data collection होते हैं. There is a back and forth. आप data collect करते हैं, you come back to literature, you again go back to collecting data. And आप एक theory build up करने की कोशिश करते हैं from the data that you have collected. So this process involves using multiple stages of data collection and the refinement and interrelationship of categories of information. So एक चीज़ हमने समझी कि grounded theory sociology से concept आया है. इसमें purpose होता है to build up a theory about some issue or some phenomena. और this process involves using multiple stages of data collection जिसमें फिर there is refinement and interrelationship of categories of information. The next is, one second, case studies. So case studies are basically design of inquiry found in many fields, especially evaluation, which researchers develops an in-depth analysis of a case or a program or an event, activity or a process of one or more individual. Cases are bound by time and activity, and the researchers collect detailed information using a variety of data collection procedures over a sustained period of time. तो variety of data collection methods आप use करते हैं, sustained period of time आप data collect करते हैं, और इस case study में आप case word से समझ में आ रहा है कि you do in-depth analysis of one particular case, of a particular program, of a particular event, one activity. So that is called a case study. Now coming to the next one, which is ethnography. एथनोग्राफी मैंने आपको कई बार क्लास में भी बताया है, इट हैज़ कम फ्रॉम द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और या सोशियोलॉजी. इसमें बेसिकली रिसर्चर्स स्टडी द शेयर्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, लैंग्वेज एंड एक्शन ऑफ एन इंटैक्ट कल्चरल ग्रुप इन अ नेचुरल सेटिंग ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम. डेटा कलेक्शन ऑफन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरव्यूज़. मैंने आपको एम.एन. श्रीनिवासन की स्टडी के बारे में बताया था कि एथनोग्राफी में क्या होता है. एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कि जिसमें रिसर्चर एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ उनकी एरिया में जाकर रहता है उनको स्टडी करने के लिए, सो दैट द रिसर्चर इज़ able to get a first-hand experience of how the life of his or her participant is. So that is called an ethnographic research. So data collection, it's a very rigorous kind of a study क्योंकि उसमें आपको prolonged period of time के लिए अपने participants के साथ रहना पड़ता है. So these were the different types of quantitative and qualitative studies. I hope मैंने briefly आपको समझाने की कोशिश किया. I hope इस वीडियो को देखने के बाद when you go through the material, you're able to understand the different types. So thank you so much.